हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हम एक नया लेक्चर ले रहे हैं, एक नई यूनिट जो है वो शुरू कर रहे हैं और वो है मौर्य वंश के स्रोत। ठीक है, तो मौर्य वंश को जानने का प्रयास करेंगे, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में जानकारी करेंगे कि आखिर मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, किन किन जगहों से मौर्य वंश की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, तो आज का आपका जो लेक्चर होगा वो होगा मौर्य वंश के स्रोत। ठीक है, क्या होने वाला है, मौर्य वंश के स्रोत जो है वो आज का हमारा लेक्चर रहेगा। तो हम जानेंगे मौर्य वंश की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए आप लोगों को मालूम है कि जो मौर्य वंश है 322 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक क्या है, मौर्य वंश है 322 से 184 ईसा पूर्व। कहां की बात चल रही है, ईसा पूर्व की बात चल रही है, यानी कि पहली शताब्दी से पहले की बात हम कर रहे हैं, ईसा मसीह से जन्म की पहले की बात हम कर रहे हैं। तो ये मौर्य वंश का पूरा कालक्रम है। ठीक है, अब इससे किससे हमको इन स्रोत जानकारी मिलती है कि ये शासन वर्ग इतने समय तक रहा। ठीक है, तो इन स्रोतों के बारे में जानेंगे कि वो स्रोत कौन कौन से हैं, स्रोतों के बारे में। अब आप लोगों को यह तो जानकारी होगी कि इस वंश का सबसे पहला शासक कौन होता है, तो इस वंश का सबसे पहला शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यह बात आपको पता चल गई। अब देखिए इसके अलावा सेकंड बात पर हम करें, फर्स्ट ये कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है, पहला शासक होता है। जब पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य होता है तो फिर इस वंश का सबसे लास्ट शासक कौन होता है, तो इस वंश का सबसे लास्ट शासक बनता है बृहद्रथ। कौन बनता है, बृहद्रथ जो है इसका अंतिम शासक था, इसका अंतिम शासक था। ठीक है, तो बृहद्रथ जो होता है वो इसका क्या होता है, अंतिम शासक होता है। पहला शासक कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट तो आपको पता चल गए और पहले से भी याद होंगे। तो इस वंश के ये दो शासक हो गए। अब इस वंश की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, राजधानी क्या रही इनकी, तो इनकी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। अब हम प्रमुख स्रोतों को जानते हैं, जैसे कि कौन कौन से प्रमुख स्रोत इसकी जानकारी देते हैं। तो इसको हटाते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे जब ये वंश जो है हम स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल में हम स्रोतों के बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो स्रोतों से दो प्रकार से जानकारी मिलती है। एक जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत और दूसरे हैं पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दो तरह के स्रोत हैं। तो इसमें हम सबसे पहले किन स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। अब देखिए साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से स्रोत शामिल हैं। देखिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले हम बात करते हैं किस पुस्तक की, तो बात करते हैं विशाख दत्त की मुद्र राक्षस। कौन सी, विशाख दत्त की
मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, इस पर क्या लिखी हुई है? तो इस पर गुंडी राज की टीका लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? इस पर गुंडी राज की टीका लिखी हुई है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस पर गुंडी राज की टीका। ठीक है, गुंडी राज की टीका जो है वो किस पर लिखी हुई है? मुद्रा राक्षस पर लिखी हुई है। इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? तो मुद्रा राक्षस से कौटिल्य की योजनाएं, कौटिल्य की योजनाओं का पता चलता है। ठीक है, समझ में आया? मुद्रा राक्षस से हमको क्या जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य की जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी जानकारी मिलती है कि कैसे मौर्य और नंद वंश के बीच में संघर्ष हुआ था, इसकी भी जानकारी मिलती है। तो नंदों के पतन की जानकारी मिलती है। नंदों के पतन की जानकारी जो है वो भी मिलती है। ठीक है, अब देखिए, एक साहित्यिक स्रोत में एक किताब का नाम ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं वर्ल्ड फेमस, काफी ज्यादा फेमस है। कौन सी ज्यादा फेमस है? तो मैगस्थनीज की। कौन सी पुस्तक लिखी मैगस्थनीज ने? मैगस्थनीज की इंडिका। ठीक है, कौन सी पुस्तक? मैगस्थनीज की इंडिका। तो मैगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इससे भी जानकारी मिलती है किसकी? मौर्य वंश के बारे में। तो मैगस्थनीज की इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मैगस्थनीज की इंडिका के अलावा और कौन सी पुस्तक है? तो और जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के लेखक, कौन सी पुस्तक की बात कर रहे हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। ठीक है, कौटिल्य हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक से ही संपूर्ण मौर्य वंश की क्या मिल जाती है? जानकारी मिल जाती है। संपूर्ण का मतलब होता है कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे नंदों के साथ संघर्ष हुआ और कैसे पहले मगध की स्थिति थी। तो कौटिल्य के लेखक कौटिल्य हैं। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की विस्तृत जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। ठीक है, तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, मैगस्थनीज की इंडिका और अर्थशास्त्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई साहित्यिक स्रोत हैं जो हमें इस वंश के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम उनका उल्लेख करेंगे। ठीक है, देखिए, तो हम आगे बात करें तो जैन ग्रंथ जो हैं वो भी इस संबंध में क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। जैन ग्रंथ कैसे जानकारी देते हैं? तो बहुत सारे जैन ग्रंथ हैं। जैसे मैं अगर दो चार का नाम लूँ आपके सामने, तो आप लोगों ने किसके बारे में सुन रखा है? कल्पसूत्र के बारे में सुन रखा है। ठीक है, कल्पसूत्र के बारे में सुन रखा है। इसके अलावा विविध तीर्थ कथा के बारे में भी सुन रखा है। तो कल्पसूत्र और विविध तीर्थ कला, ये दोनों भी क्या करती हैं? मौर्य वंश की जानकारी देती हैं। इनमें मौर्य वंश का उल्लेख है। मौर्य वंश का उल्लेख है। तो कल्पसूत्र, विविध कला दोनों क्या देती हैं? जानकारी देती हैं। ठीक है,
कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं और जिन प्रभु सूरी जो हैं विविध तीर्थ कला के हैं। इसके अलावा विष्णु पुराण से भी क्या मिलती है, इसकी जानकारी उपलब्ध होती है। किससे जानकारी उपलब्ध होती है, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से भी जानकारी उपलब्ध होती है। तो ये कुछ साहित्यिक किताबें थी जो हमें इसकी जानकारी क्या करती हैं, उपलब्ध करवाती हैं। और विष्णु पुराण और उस पर एक टीका और लिखा हुआ है श्रीधर स्वामी का टीका। कौन सा टीका लिखा हुआ है इस पर, श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी का टीका। तो श्रीधर स्वामी का टीका भी क्या करता है, हमको जानकारी देता है किस बात की, मौर्य वंश की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक, देखिए आगे। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी जिनमें अभिलेख आएंगे। क्या आएंगे, अभिलेख आएंगे। ठीक है, पहले लिखिए अभिलेख, जिनमें अशोक के ही 40 से ज्यादा हैं। अशोक के 40 से ज्यादा अभिलेख इस ओर अंकित करते हैं मौर्य वंश की जानकारी की ओर। ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, तो अशोक के 40 से ज्यादा अभिलेख क्या हैं, इससे संबंधित हैं। इसके अलावा और कौन सा अभिलेख जानकारी देता है, तो जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख भी क्या करता है, इसकी जानकारी देता है। तो किसका है जूनागढ़ जो अभिलेख है वो कहाँ है, तो जूनागढ़ अभिलेख है सौराष्ट्र में। कहाँ पे है, सौराष्ट्र में है। और किसका है, रुद्रदामन का, रुद्रदामन का। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र में रुद्रदामन का मौर्य वंश की जानकारी देता है। मौर्य वंश की जानकारी देता है। समझ में आई आप लोगों को बात। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र जो कि रुद्रदामन से संबंधित है, किस बात की जानकारी देता है, तो मौर्य वंश की जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा एक और अभिलेख है जो जानकारी उपलब्ध कराता है, वो है सोहगोरा लेख। ये गोरखपुर में है। कौन सा, सोहगोरा। ठीक है, ये क्या करता है, ये गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है, यूपी में है। तो इससे भी मौर्य वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से, सोहगोरा अभिलेख से। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से ताम्रपत्र क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या प्राप्त हुए हैं, ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिन पर मौर्य वंश का उल्लेख है। ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो मौर्य वंश का उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो मौर्य वंश का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। इसको जरी से हैंड ओवर कीजिए, लिखिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो हमने किसके बारे में बात की, अभी हमने अभिलेखों के बारे में जो है
वो बात की है। तो जो अभिलेख महत्वपूर्ण थे वो मैंने आप लोगों को बताए कि किस प्रकार से मौर्य वंश के बारे में ये क्या करते हैं, जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, क्या उपलब्ध करवाते हैं, जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। कुछ नवीन अभिलेख भी हैं जो वर्तमान में हमको मौर्य से संबंधित मिले हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा विवरण मैं आप लोगों को दे देता हूं। ठीक है, जैसे मौर्यों से संबंधित नवीन स्रोत। ठीक है, किससे संबंधित, मौर्यों से संबंधित नवीन स्रोतों के बारे में मैं बात करूं तो तक्षशिला में स्थित भीरा। ठीक है, भीरा कहाँ की बात कर रहे हैं हम, तक्षशिला में स्थित भीरा से क्या प्राप्त हुई है, तो मौर्य वंश की मोहर प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई यहां से, मौर्य वंश की मुहर प्राप्त हुई है। मौर्य वंश की क्या प्राप्त हुई है, मुहर यहां से प्राप्त हुई है। अब आगे देखिए, इसके अलावा और कहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसके अलावा जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है तक्षशिला के भीरा के अलावा एक जगह और है, वो जानी पहचानी जगह कौन सी है, रोपड़। तो रोपड़ से भी मुहर मिली है। ठीक है, तो ये नवीन स्रोतों के बारे में मैं आपको क्या दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। ठीक, तो यहां से भी हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। समझ में आई बात आप लोगों को। ठीक है, तो आज जो इनके महत्वपूर्ण पुरातात्विक और साहित्यिक जो स्रोत थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस प्रकार पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से इनके बारे में विवरण मिलता है, इनके बारे में जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। इन जानकारियों के आधार पर ही इतिहास जो है उसका प्रभावी रूप से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्योंकि बिना स्रोतों के आधार पर किसी भी वंश के बारे में लिख न पाना बहुत नामुमकिन है। क्योंकि अगर हमें उसके साक्ष्यों की जानकारी ही नहीं होगी तो फिर हम उस वंश के बारे में कैसे ज्ञात कर पाएंगे। इसीलिए पहले उसके स्रोतों का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक माना गया है। क्योंकि इतिहास जो है वो स्रोतों के ऊपर ही क्या होता है, डिपेंड होता है। अब हमने क्या किया है, इसके महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में चर्चा की है, उनको जाना है। उसके साथ साथ जब हम मौर्य वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे तो उस दौरान भी इन साक्ष्यों का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी किताबें हैं जो इसके अंतर्गत आएंगी, उनके लेखक आएंगे, उनके राइटर आएंगे, उन्होंने भी क्या किया था, इनका उल्लेख किया था। तो जो भी मौर्य वंश के अंतर्गत किताब का उल्लेख आता है तो वो मौर्य वंश के स्रोत के रूप में वो बुक जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, जब भी आप कोई वंश पढ़ रहे हैं उस दौरान अगर किसी भी किताब का उल्लेख आता है कि ये लिखी गई थी तो निश्चित ही वो उस वंश से संबंधित स्रोतों के रूप में, साक्ष्य के रूप में मानी जाती है। तो जैसे ही हम कल से मौर्य वंश जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, तो उस दौरान जो भी स्थल, जो भी मंदिर, जो भी इमारत, जो जिस भी चीज़ का क्या होता है, निर्माण होता है, तो वो एक मौर्य वंश के स्रोत के रूप में आपके सिलेबस के
तहत आप उसका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को। कल जो है, कल के जो वीडियो आने वाला है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उस शासन व्यवस्था को स्टार्ट करके फिर हम धीरे धीरे एक एक राजा का विवरण जो है वो लेंगे, और जहाँ तक जब तक बृहद्रथ का शासनकाल नहीं आ जाता, जब तक मौर्य वंश का अंतिम शासक नहीं आ जाता, तब तक हम इस टॉपिक को, मौर्य वंश को कराते रहेंगे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी अपने पास PDF होती है उसको हम क्या करते हैं, ग्रुप में सेंड कर देते हैं। कौन सी ग्रुप में, टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर क्या सर्च करना है आपको, सचिन सर हिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको सर्च करना है, आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और वहाँ पर बहुत सारी जो PDF हैं जो मेरे पास होती हैं वो मैं क्या कर देता हूँ, वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग वहाँ से इन सारी चीज़ों को, यहाँ से सुन लिया, वहाँ से कॉपीराइट कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।